नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं इनका परिचय इन्हीं से जानता हूं। सर, आपका नाम क्या है और किस संगठन से? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को, बहुजन प्लांट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुजनों का संदेश दिखाते हैं, समाज तक ले जाते हैं। मेरा नाम, मैं महेंद्र कुशवाहा हूं, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। जी, जैसा कि अभी हाल ही में ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर जो मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है और जब भी इलेक्शन आते हैं ओबीसी के जो मुद्दे हैं वो बड़े पैमाने पर उछालने का काम किया जाता है। बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा भी इस मुद्दे को लगातार ज़मीनी स्तर पर लोगों को जागृत करने का काम किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है केंद्र की सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे आज बीजेपी की सरकार है, ओबीसी के जाति आधारित मुद्दे से हमेशा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम कर रही है? देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी ही जब से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही तब से सभी पार्टी के लोगों को उठाने की मजबूरी हो गई, क्योंकि अभी तक लोग उठाते नहीं थे। बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों की पार्टी है तो बहुजनों की हितैषी है, और इकलौती पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है जो बहुजनों की है, तो बहुजनों की लड़ाई तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही लड़ रही है। बाकी कांग्रेस बीजेपी के लोग इतने दिन से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जो नहीं करवा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होगी तो भारतीय संविधान के तहत, भारतीय संविधान ने जनसंख्या को माना हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में देना होगा। भाई 1932 में एससी को 15%, एसटी को 7.5% मिल गया। उस समय ओबीसी 52% था, तो ओबीसी को 52% मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और इधर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार में जवाहरलाल नेहरू ने सेंसेक्स एक्ट पास किया और पास यह किया कि अब जाति आधारित जनगणना नहीं होगा, धर्म आधारित जनगणना होगा, जिसे सबसे बड़ा सत्यानाश ओबीसी का हुआ। 52% ओबीसी को 52% मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन 60 साल के बाद लड़ाई लड़ने पर 1992 में 26 नवंबर 1992 को 52% ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण दिया गया और उसके बाद उसमें क्रीमी लेयर लगाया गया, यानी एक तरह से क्रीमी लेयर लगा के ओबीसी को रोका गया। तो कोई पार्टी नहीं उठा रही है। और जिस दिन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो जाएगी, ओबीसी को पता लग जाएगा कि हम 52% नहीं 60% हैं, 65% हैं, तो हर क्षेत्र में वो 65% की डिमांड करेगी। और जब 65% की डिमांड करेगी तो बीजेपी और कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। आरएसएस का जो भी मुद्दा है, सारे मुद्दे कोलैप्स हो जाएंगे। इसके लिए वो जनगणना कराना नहीं चाहती है। जिस दिन ओबीसी जागृत हो जाएगा, जाग जाएगा, उस दिन ओबीसी को हक अधिकार मिलेगा और जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, सरकार ध्वस्त हो जाएगी। कांग्रेस के द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया गया है। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी। आज की मीटिंग में आपने कहा कि कोई भी पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, लेकिन कांग्रेस जो है 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार ओबीसी की मीटिंगें कर रही है, ओबीसी के जाति आधारित जनगणना को अपने मुद्दे में शामिल कर रही है। आज जो गठबंधन का मीटिंग हुआ इंडिया गठबंधन का, उसमें भी राहुल गांधी के द्वारा ओबीसी के मुद्दे को लेकर साझा किया गया कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर इंडिया गठबंधन के जो मुख्य है वो है कांग्रेस। अब कांग्रेस अगर आज कह रही है तो ओबीसी के लोगों को यह समझना होगा, और जो बुजुर्ग ओबीसी लोग हैं वो समझ भी रहे हैं कि ओबीसी की जनगणना का विरोध सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया। सेंसेक्स एक्ट कांग्रेस ने ही पास किया। तो जिन्होंने विरोध किया आज उनकी मजबूरी बन गई है। क्यों मजबूरी बन गई है? क्योंकि भारत में जो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन है, वामसेप संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन है और इधर बहुजन मुक्ति पार्टी है, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को जागृति किया, जानकार बनाया और हर मुद्दे पर उनको समझाया बुझाया। तो जब ओबीसी को समझ में आया कि हमारा सत्यानाश सबसे ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोगों ने किया, तो लोग उधर से जब कट रहे हैं, उधर से कट के इधर बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए वो बहुजन मुक्ति पार्टी से ना जुड़े, इसलिए ओबीसी के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। केवल कहा जा रहा है, किया नहीं जाएगा, क्योंकि कहने के लिए तो कई बार कहा गया। अभी जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 में तो कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन दिया नहीं गया। सबसे ज़्यादा किसको? ओबीसी को वर्ग लाया गया, ओबीसी का सांसद बनाया गया आरएसएस के द्वारा, लेकिन ओबीसी का हित नहीं हुआ, ओबीसी की गणना नहीं हुई। यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो हलफनामा लिख करके दिए हुए हैं कोर्ट में कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। तो जब जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे
तो ओबीसी को क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है बिना जनगणना का। जब जनगणना होगा, उनकी डाटा आएगी, जब डाटा आएगी तो उस पर सरकार इम्प्लीमेंट करेगा, तो हर क्षेत्र में देगा। तो डाटा ही नहीं आया अभी तक। और उस समय कांग्रेस कहाँ थी? 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने हलफनामा दिया तो उस समय कांग्रेस तो थी ना विपक्ष में। क्या कांग्रेस ने विरोध किया? क्या कांग्रेस उसमें बोला? क्या कोई रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन किया? कुछ भी नहीं किया। तो आज जो कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों को जागृत किया जा रहा है। ओबीसी जागृत हो रहा है, इसकी वजह से ये लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये लोग ओबीसी का हित करने वाले लोग नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि ओबीसी जागृत हो रहा है, लेकिन उन ओबीसी से आप कैसे पार पाएंगे जो कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं और राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है, तो बड़े पैमाने पर ओबीसी जो है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ओबीसी जागृत हो रहा है, लेकिन ओबीसी ही आज खाद पानी बीजेपी और आरएसएस को देने का काम कर रहा है। नहीं, ओबीसी देने का आज नहीं कर रहा है, ओबीसी करता था। आज़ाद भारत में बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों ने जेलों में ठूसे गए, गोलियां खाई, फांसी पे लटक गए। जब इस देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था कांग्रेस के द्वारा, लोगों ओबीसी को गुमराह करके आज़ादी के आंदोलन में जोड़ा गया। आज़ादी के आंदोलन में जोड़ा गया तो आज उस समय यह बताया गया कि इस देश में अंग्रेज हैं तो समस्या है, अंग्रेज चले जाएंगे समस्या खत्म हो जाएगी। तो ओबीसी के लोगों ने बड़े पैमाने पर गोलियाँ खाई, जेलों में ठूसा गया, उनको फांसी पर लटक गए हंसते हंसते। उनको यह भरोसा था कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे आने वाले समय, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय होगा। लेकिन क्या न्याय हुआ ओबीसी के साथ? नहीं हुआ। तो आज ओबीसी समझ रहा है, ओबीसी को गुमराह करके 75 साल से उनका शोषण किया गया राम मंदिर के नाम पे। और राम मंदिर का जो अभी उद्घाटन होने जा रहा है, ये अब ओबीसी के लोग जान रहे हैं ना कि जब बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ना हुआ तो ओबीसी को आगे किया गया। मंदिर का जब ट्रस्ट बना तो ट्रस्ट में जब कमेटी गठित की गई तो एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। ये ओबीसी सब जान रहे हैं। अब न के बराबर उनके पास है। कुछ लोग तो ऐसे फंसे हैं, कहा जा सकता है कि उनका कोई मजबूरी होगा, कोई कारण होगा जो वहाँ फंसे हुए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग निकल चुके हैं। और ये जो अभी उद्घाटन होने वाला है तो उद्घाटन में ओबीसी को क्या मिलेगा? वहाँ कुछ मिलने वाला है क्या? घंटा भी बजाने के नौके तो मिलने वाली नहीं है। ओबीसी राम मंदिर की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, चाहे उमा भारती हो। जैसे उमा भारती जैसे दिग्गज नेता, यहाँ तक कि उमा भारती को जो सत्ता के लालच में उन्होंने किया था वो भी नहीं मिला। और ओबीसी के लोग जो लड़ाई लड़े थे कमेटी में भी नहीं रखा गया। और यहाँ तक कि जो भी पुजारी बनाया गया है, पांडे को बनाया गया है। हाँ, तो उन्हीं को लोग बनाया जाएगा। मंदिर में ओबीसी को हिटने नहीं दिया जाएगा। ये ओबीसी के लोगों को समझना होगा। वो भी लोग समझ रहे हैं। हम लोग जाके गांव-गांव बता रहे हैं ना कि जिस समय राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया उस समय ओबीसी को 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला और क्रीमी लेयर लगाया गया। तो क्रीमी लेयर लगाया गया तो मंडल कमीशन की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ओबीसी के लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ने जाते। अगर मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते तो बहाल हो जाता। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के द्वारा, आरएसएस के द्वारा ओबीसी को डाइवर्ट कर दिया गया कि चलो राम का मंदिर बनाते हैं। और ओबीसी के लोग इधर लड़ाई न लड़के चले गए उधर राम मंदिर बनाने के लिए। इधर सत्यानाश हो गया। 52% ओबीसी को मात्र 27% मिला। उसके बाद भी क्रीमी लेयर लगाया गया। और अभी रिजल्ट क्या है ओबीसी का? तो तथाकथित आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ओबीसी मात्र 5.7% क्लास 1 क्लास 2 के ऑफिसर हैं। ज़मीनें भी उनके पास नहीं है, नौकरियां उनके पास नहीं है, रोजगार भी उनके पास नहीं है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सत्यानाश ओबीसी का हुआ है। तो ओबीसी के लोग समझ रहे हैं। ओबीसी के लोग अब उनको खाद पानी नहीं दे रहे, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं। क्या लगता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और जैसे कि कई राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरीके से धर्म के एजेंडे पर बीजेपी और आरएसएस के लोग काम करते हैं, तो 2024 में भी क्या धर्म का जो एजेंडा है बीजेपी और आरएसएस का ओबीसी के खिलाफ, क्या ये कारगर साबित होगा? नहीं होगा। जो धर्म के एजेंडे पे इन लोगों ने 75 साल तक ओबीसी का शोषण किया, ओबीसी के लोग अब समझदार हो गए हैं। अब इनका धर्म पे चलने वाला नहीं है। 2024 में बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग इनको मात देने वाले हैं। और इनको समझ में आएगा कि ओबीसी के साथ खिलवाड़ करने से, ओबीसी के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा हो गया। 2024 के चुनाव में ओबीसी के लोग इनको दिखाएंगे और 2024 का चुनाव इनको हरवाएंगे। रही बात की अभी एक और मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। ईवीएम की वजह से सरकार बन रही है, ऐसा इस पर लोगों का कहना है कि 2004 से लेके 2019 तक का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कोई भी चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं हुआ। ये सभी चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा हुआ। ईवीएम मशीन के द्वारा होने की वजह से
निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ, घोटाला करके घपला करके चुनाव जीता गया और सरकार बनी और सबसे ज़्यादा सत्यानाश ओबीसी का हुआ। इस पे भी ओबीसी के लोग, ओबीसी के जो सबसे बड़े लीडर हैं भारत में वर्तमान समय में, चौधरी विकास पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, वो बड़े पैमाने पर ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ओबीसी के लोग को जागृत कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर उनके साथ ओबीसी के लोग जुड़े हुए हैं और वारा न्यारा 24 में होगा। कांग्रेस जो सत्ता में थी ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं कराई, यहाँ तक कि आपने जैसा कि बताया कि नेहरू के द्वारा ओबीसी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए थे, और आज जिस तरीके से कांग्रेस ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर एजेंडा बनाया हुआ है, तो क्या दर्शाता है? क्या ओबीसी को फिर से कांग्रेस जिस तरीके से गुमराह किया था आज बीजेपी कर रही है भले, लेकिन क्या कांग्रेस अपने चुनावी एजेंडे में ओबीसी का इस्तेमाल करने में सफल हो पाएगी? उम्मीद तो नहीं है कि कांग्रेस अब ओबीसी को गुमराह करके उनका शोषण कर पाएगी अपने एजेंडे में। अगर वो लिखित में देते हैं तो भी हमें तो नहीं लगता कि ओबीसी के लोग उनके पाले में जाएंगे। कुछ लोग जा सकते हैं, बाकी बड़े पैमाने पे जो लोग हैं वो बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ खड़े हैं इस समय। तो कांग्रेस बीजेपी के साथ अब ओबीसी के लोग नहीं जा सकते, अब गुमराह कर भी नहीं सकते ओबीसी के लोगों को, क्योंकि ओबीसी के लोग मांग कर रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दो। पूरे भारत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपने वादे, अपने मुद्दे, किया गया वादा को लिख करके दे, तो कांग्रेस भी देने वाली नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक पार्टी है जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हलफनामा देती है कि हम जीत करके आएंगे, हमारी केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे, वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके देती है। तो अगर कांग्रेस 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे कि हम जीत करके आते हैं तो ओबीसी के लिए क्या क्या करेंगे, अगर उससे ओबीसी के लोग संतुष्ट हों तो ओबीसी के साथ जा सकते हैं। ओबीसी की जात आधारित जनगणना जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो मुस्लिम वर्ग में आते हैं ओबीसी के लोग कांग्रेस के पिछलग्गू बने हुए हैं आज भी। और यहाँ तक कि जो खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, वो स्वयं कहते हैं कि जो संवर्ण तबके के लोग हैं कांग्रेस पार्टी में संवर्ण तबके के लोग ओबीसी की जात आधारित जनगणना का विरोध करते हैं। तो जो ओबीसी के लोग हैं इसको कब समझेंगे? ओबीसी के लोग अब समझ रहे हैं कि हमारा विरोध कौन कर रहा है, और ये भी समझ रहे हैं कि हमारी जनगणना होने के वजह से नुकसान किसको होगा, ये ओबीसी के लोग समझ रहे हैं। तो ओबीसी के लोग समझ रहे हैं तो अब ओबीसी के लोग अपना गोलबंद भी हो रहे हैं। तो अब उनका हित होने वाला है ओबीसी के लोगों का। अगर ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके इधर बहुजन मुक्ति पार्टी में अगर आते हैं तो ओबीसी का बड़ा हित होगा, और आने वाली उनकी जनरेशन को जो नुकसान हुआ है, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, रोज़गार ख़त्म हो गया, खेती बाड़ी ख़त्म हो रहा है, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं से निजात मिल सकता है ओबीसी के लोगों को। ओबीसी की जात आधारित जनगणना अगर हो जाती है तो फ़ायदे क्या होंगे? ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अगर होती है तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ओबीसी को हर क्षेत्र में, ओबीसी की जितनी जनसंख्या है, भाई भारतीय संविधान यह मानता है कि जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ओबीसी अगर 65% है तो हर क्षेत्र में 65% उसके डीएम बनाए जाने चाहिए, 65% उनके एसडीएम बनाए जाने चाहिए, 65% उनको न्यायपालिका में रखा जाना चाहिए, 65% उनको विधायिका में रखा जाना चाहिए, कार्यपालिका में रखा जाना चाहिए, प्रचार माध्यम उनका 65% होना चाहिए, जितनी मिल फैक्ट्रियाँ हैं 65% ओबीसी के लोगों को होना चाहिए, जो जोताश ज़मीनें हैं 65% ओबीसी के लोगों के पास होनी चाहिए। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं सभी में ओबीसी का हिस्सा होना चाहिए, 65% 70% जो उनकी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे अगर ऐसा होता है तो कोई भी ओबीसी के बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे, कोई ओबीसी का बच्चा फिजूल घूमेगा नहीं, सबको नौकरियां मिलेगी, सबको रोजगार मिल सकता है, सबको खेती-बाड़ी मिल सकता है, और देश खुशहाल होगा और देश फिर से विश्वगुरु बनेगा। अगर ओबीसी की ज़्यादा जनगणना हो गई तो फिर से यह देश सम्राट अशोक का देश बन सकता है, फिर से यह विश्वगुरु बन सकता है, फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है अगर ओबीसी की जातीय जनगणना हुई और उसके साथ सभी की जातीय जनगणना हुई। और जनसंख्या के आधार पर, जैसा संविधान कहता है कि जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में अगर मिले तो देश खुशहाल हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है।